Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Supreme Court pauses Aravalli definition order. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो ये छोटा सा न्यूज़ है बट चूँकि अरावली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है हाल फिलहाल में, तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आने वाले टाइम में सबको हमें कवर करना होगा। जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो तो आप जानते ही हैं कि नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के लिए एक डेफिनीशन एक्सेप्ट किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनीशन ओनली दोज हिल्स जिनकी एलिवेशन 100 मीटर्स या उससे ज़्यादा है उसी को अरावली हिल्स की तरह कंसिडर किया जाएगा एंड 2 हिल्स इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 500 मीटर्स को कहा जाएगा अरावली रेंजेस। तो ये जो डेफिनीशन सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट इज़ वेरी वेरी नैरो डेफिनीशन फॉर अरावलीज। इस डेफिनीशन के हिसाब से बहुत सारे जो छोटे बड़े हिल्स जो पहले अरावली हिल्स की तरह कंसिडर किए जाते थे, दे वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग नाउ कंसिडर्ड एज अरावली हिल्स। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से पहले राजस्थान के अंदर 12,000 से भी ज़्यादा हिल्स को अरावली हिल्स की तरह कैटेगराइज किया गया था, बट एज पर दिस न्यू डेफिनेशन ओनली 1048 हिल्स वुड बी कंसिडर्ड एज अरावली हिल्स। सो ये जो डेफिनेशन है काफ़ी नैरो डेफिनेशन था अरावली के लिए। इस कारण से अरावली के कंजर्वेशन को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता। बहुत सारे हिल्स को अब डिस्ट्रॉय किया जा सकता था थ्रू माइनिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। तो इस कारण से राजस्थान के अंदर खासकर, बाकी तो पूरे भारत भर में, लेकिन राजस्थान के अंदर खासकर इस नए डेफिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और फिर अब उस मूवमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस नए डेफिनेशन को जो अभी हाल फिलहाल में अडॉप्ट किया गया था उसको रोक दिया है। इट हैज़ बिन पुट इनटू अबेयंस, तत्कालीन उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड जो वापस से री एग्जामिन करे और फिर डिफाइन करे अरावली हिल्स को। तो ये छोटा सा न्यूज़ है। अजय ऑलरेडी टोल्ड यू कि अरावली हिल से रिलेटेड जो भी छोटे बड़े भी डेवलपमेंट्स होंगे सब हम लोग कवर करते रहेंगे, बट इससे रिलेटेड अभी मैंने कोई भी प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अरावली से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन एंड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ बैंक्स डिक्लाइनिंग। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर बैंक्स का एक डेफिनेशन दिया है। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर। जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा बैंक के लिए होता है लाइबिलिटी, बिकॉज दैट मनी हैज टू बी रिटर्न्ड बैक बाय द बैंक टू अस इन फ्यूचर। तो बैंक के लिए वो एक तरीके से लाइबिलिटी है जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब हम बैंक से कुछ पैसा लोन लेते हैं तो वो अमाउंट बैंक के लिए असेट कहा जाता है, बैंक की संपत्ति। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने लोन लिया बैंक से 1 लाख रुपए और उसको हर महीने की 1 तारीख को ईएमआई लौटाना है, ईएमआई की मदद से वो 1 लाख रुपए उसको वापस करने हैं। लेकिन अगर वो इंसान अपने ईएमआई को टाइम पे ना भरे और 90 दिन से भी ज़्यादा डिले हो चुका है पेमेंट आने में, तो फिर इस तरीके के एसेट्स को, जो बैंक ने लोन दिया है, हमारे लिए लोन है लेकिन बैंक के लिए एसेट है, बट अगर 90 दिन से भी ज़्यादा डिले हो गया है इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, देन दैट काइंड ऑफ एसेट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक। ये जो एनपीए का डेफिनेशन है, इट हैज़ बीन गिवन बाय आरबीआई टू बी फॉलोड बाय द बैंक्स।
तो ये नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा जिस भी तरीके का लोन दिया जाता है, होम लोन, कार लोन, उसमें ये 90 डेज वाला क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि 90 दिन से ज़्यादा लेट हो गया प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट में, तो फिर उसको लोन को बैंक एनपीए की तरह कैटेगराइज करता है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए अगर लोन दिया गया तो वहाँ पे 90 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, वहाँ पे क्रॉपिंग सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, जायद या राबी क्रॉप्स ज़्यादातर इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में आते हैं, वहाँ पे अगर पेमेंट इज डिलेड फॉर 2 क्रॉपिंग सीजन्स, देन दैट loan amount is categorized as NPA by the bank. For long duration crops, especially kharif crops, the time is of 1 cropping season. उससे ज़्यादा अगर डिले होगा, overdue होगा पेमेंट, then the loan can be categorized as NPA. तो बैंक जब भी हमें लोन देता है तो बैंक के लिए वो है असेट। वो असेट स्टैंडर्ड असेट कहा जाता है अगर रेगुलर पेमेंट आ रहा है ईएमआई का, लेकिन अगर डिले होना शुरू हुआ तो स्टैंडर्ड असेट के अंदर फिर उसको स्ट्रेस्ड असेट कहा जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, बैंक ने जो भी हमें लोन दिया वो है बैंक के लिए एसेट। दैट एसेट कैन बी आइदर कैटेगराइज्ड एज स्टैंडर्ड एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होता है। अगर कोई डिले नहीं है तो उसको कहा जाएगा रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट, अगर डिले है तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन अगर 1 से 90 दिन तक का डिले है तो इसका मतलब अभी भी ये एनपीए नहीं हुआ है, इसको कहा जाएगा स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट। स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट 1 दिन से लेकर के 90 दिन तक का भी डिले है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर भी 3 कैटेगराइजेशन है, SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 जब 1 से 30 दिन का डिले हो, SMA 1 जब 31 से 60 डेज का डिले हो, एंड SMA 2 जब 61 टू 90 डेज का डिले हो। 90 डेज से जब ज़्यादा डिले हो जाए फॉर नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स, देन द सेम एसेट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक। 90 दिनों से ज़्यादा डिले हो जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन है। 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का डिले है तो उसको कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो उसको कहा जाता है डाउटफुल एसेट। और जब एक बार बैंक एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये पैसा रिकवर नहीं होगा, उसको वो लॉस में दिखा देता है कि दिस मनी इज नॉन रिकवरेबल, देन फिर उसी एनपीए को कहा जाता है बैंक का लॉस एसेट। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है, मोटा मोटा कैटेगराइजेशन कि 90 दिनों तक का अगर डिले है या कोई डिले नहीं भी है या फिर 90 दिनों तक का डिले है तो उसको बैंक के लिए कहा जाता है स्टैंडर्ड एसेट। 90 दिनों से ज़्यादा हो गया तो उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हमने जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में समझ लिया तो लेट अस गेट इनटू स्लाइटली मोर डिटेल्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज द एब्सोल्यूट अमाउंट दैट हैज टू बी पेड बाय द बोरोवर। जिसने भी उधार लिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए अपने उधार लिए हैं, आप नहीं लौटा रहे हैं, तो बैंक के लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा 5 लाख रुपए। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज इक्वल टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट माइनस प्रोविजनिंग। सो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना बैंक के ऊपर ओवरऑल बैंक का पैसा ड्यू है, लोगों ने नहीं लौटाया है, वो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें से प्रोविजंस को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो वी गेट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहां पे समझना जरूरी है कि व्हाट आर द प्रोविजंस। देखिए, हर क्वार्टर में बैंक, कोई भी बैंक की बात कर लें आप, स्टेट बैंक की बात कर लें, एचडीएफसी की बात कर लें, किसी बैंक की बात कर लें आप, तो हर क्वार्टर में जो उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ एक परसेंट बैंक अलग से रख देता है। जैसे बैंक को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, उसमें से 10 करोड़ वो अलग से निकाल करके रख देता है एज प्रोविजन फॉर द एनपीएस। एनपीएस को बैड लोन भी कहा जाता है कभी कभार। तो 100 करोड़ में से 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 10 करोड़ बैंक ने अलग से निकाल करके रख दिया, ये मानते हुए कि जो उसने ओवरऑल लोन दिया है उसमें से कुछ ना कुछ एनपीए होगा जरूर। एनपीए मतलब बैड लोन्स होगा जरूर, लॉस होगा जरूर। तो उसको मेकअप करने के लिए पहले ही एडवांस में बैंक कुछ पैसा अलग से रख देता है, उसी को कहा जाता है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का लिटरल मीनिंग ही होता है कीपिंग असाइड।
तो होता क्या है बैंक के अंदर, इन बैंकिंग एन अमाउंट दैट बैंक्स सेट असाइड फ्रॉम इट्स प्रॉफिट फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे हर महीने आप मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो आपको लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, आप उसमें से बस 80,000 ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, 20,000 आप साइड में रख देते हैं, ये जानते हुए कि किसी ना किसी महीने लॉस जरूर होगा। तो वो 20,000 आपके लिए क्या है, प्रोविजनिंग है, यू आर प्रोविजनिंग फॉर द लॉस। वैसे ही बैंक हर क्वार्टर में कुछ पैसा साइड में रख देता है टू प्रोविजन फॉर द एनपीए। तो मान लीजिए कि किसी भी बैंक का ओवरऑल ग्रॉस एनपीए हुआ है 1,000 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए लोगों ने अभी उधार लिए हैं जिसपे डिले कर दिया उन्होंने 90 दिनों से ज्यादा का, और बैंक ने प्रोविजंस अभी तक टोटल कर दिए हैं एनपीए के लिए 400 करोड़। हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा अलग रखते हुए 400 करोड़ बैंक ने प्रोविजन सेट असाइड कर दिया है। तो नेट एनपीए विल बी 600 करोड़, 1,000 करोड़ माइनस 400 करोड़, दैट इज 600 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए इंडिकेट्स ओवरऑल एसेट क्वालिटी, यानी कि ओवरऑल कितना ड्यू है बैंक का पैसा लोगों के पास, एंड नेट एनपीए इंडिकेट्स द रियल रिस्क टू द बैंक, क्योंकि जितना ओवरऑल लोगों ने पैसा लिया उसमें से कुछ पैसा तो प्रोविजनिंग के तौर पे ऑलरेडी बैंक ने अपने पास रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा प्रोविजन होगा उतना ज्यादा एनपीए से रिलेटेड रिस्क कम होगा। सो नेट एनपीए इंडिकेट्स रियल रिस्क टू द बैंक बिकॉज ऑफ बैड लोन्स। करंट न्यूज ये है कि भारत के जो बैंक्स हैं उनका ग्रॉस एनपीए हैज रिड्यूस टू 2.1%, जो पिछले 13-14 सालों में लोवेस्ट है। 2010-11 में ग्रॉस एनपीए वाज 2.2%, उसके बाद से धीरे धीरे वो बढ़ा ही 2017-18 में तो ये बढ़ करके 11% तक हो गया था। उस टाइम में बैंकिंग सेक्टर वाज अंडर ह्यूज स्ट्रेस बिकॉज ऑफ राइजिंग एनपीए। तब से एनपीए स्टीडीली डिक्लाइन कर रहा है और अब 2025 के सितंबर में ग्रॉस एनपीए ऑफ इंडियन बैंक्स कलेक्टिवली हैज गॉन डाउन टू 2.1%। नेट एनपीए और भी कम है, 0.5% है। नेट एनपीए हमेशा ही ग्रॉस एनपीए से कम ही होगा, बट नेट एनपीए अच्छा खासा कम है, 0.5% के आसपास है, यानी कि बैंक्स ने अच्छी खासी प्रोविजनिंग भी कर रखी है फॉर एनी काइंड ऑफ बैड लोन्स। तो इससे ये समझ आता है कि इंडियन बैंक्स आर करेंटली इन अ स्टेबल सिचुएशन। ग्रॉस एंड नेट एनपीएज आर क्वाइट लो। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पिनाका रॉकेट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली डिफेंस सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स आर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इस तरीके के होते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम, मल्टी बैरल, उसमें बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ लगे होते हैं और इनको अगर लॉन्च कर दिया गया तो 44 सेकेंड्स के अंदर 12 रॉकेट्स फायर कर किए जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, हमारे देश की जो डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन्ड। इसको मेनली बनाया गया है पिनाका रॉकेट सिस्टम को कि इसका इस्तेमाल किया जाए ऑन अटैकिंग द एडवर्सरी, यानी कि दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए बिफोर द क्लोज क्वार्टर बैटल्स बिगिन। जैसे आर्मी एकदम आमने सामने वो बंदूकों से लड़ाई करने से पहले अपने एडवर्सरी, अपने दुश्मन को थोड़ा डेसिमेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो अटैकिंग द एडवर्सरी प्रायर टू द क्लोज क्वार्टर बैटल्स, दैट इज द गोल ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। एवरी रॉकेट कैन अटैक विथ अ प्रिसीजन ऑफ अबाउट 10 मीटर्स। जो टारगेट है उससे मैक्सिमम 10 मीटर तक का ही डेविएशन हो सकता है, मतलब अच्छा खासा प्रिसीजन है। बट पिनाका रॉकेट सिस्टम्स कैन होल्ड ट्रेडिशनल वॉरहेड, ट्रेडिशनल जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनको वो होल्ड कर सकता है, उसको डिलीवर कर सकता है। इट कैन नॉट हैंडल या डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स। करंट न्यूज ये है कि डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स का नेक्स्ट वर्जन का टेस्टिंग किया है, एंड एज पर द न्यू नेक्स्ट वर्जन नाउ द रेंज ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम कैन बी 120 किलोमीटर्स। पहले 70 किलोमीटर्स के आसपास का रेंज था, उसको बढ़ा करके 120 किलोमीटर्स तक का रेंज कर दिया गया है। पिनाका रॉकेट्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर बो ऑफ लॉर्ड शिवा।
लॉर्ड शिवा के बो का नाम भी पिनाका ही था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज। एशिया पैसिफिक रीजन्स वो हैं, वो कंट्रीज जो ट्रांजिशन में है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के ट्रांजिशन में है, उनको कहा जाता है एशिया पैसिफिक कंट्रीज, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एशियन कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन के साथ कोस्ट शेयर करते हैं, इनको जनरली कहा जाता है एशिया पैसिफिक कंट्रीज। तो 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने मिल करके आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किया साल 2020 में। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में से 10 तो आसियान कंट्रीज हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया एंड चाइना, 5 मेंबर्स ये हैं। तो टोटल हो गए 15। शुरुआती दिनों में जब RCEP को बनाने के लिए नेगोशिएशन शुरू हुए थे 2012 में, तो उस टाइम में भारत भी हिस्सा था ऑफ दिस प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उस टाइम में नेगोशिएशन चल रहे थे, बट इन द लास्ट लेग ऑफ नेगोशिएशन इन 2019 इंडिया डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ RCEP। RCEP से पुल आउट करने के पीछे एक मेन कारण था चाइना, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है उसमें लार्ज डेफिसिट है। बहुत सारा चाइना का सामान भारत में आता है और हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाते हैं, तो डेफिसिट इज ऑलरेडी ह्यूज। ऊपर से चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स डंपिंग भी करते हैं भारत में, ऐसे एलिगेशंस भी हैं, यानी कि वो जानबूझ करके कॉस्ट कटिंग करते हैं ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स को, इंडियन बिजनेसेस को डैमेज किया जा सके इन ऑर्डर टू कैप्चर इंडियन मार्केट। तो चाइना से हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, प्लस द थ्रेट ऑफ डंपिंग फ्रॉम चाइना। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार ने आखिरी राउंड ऑफ डिस्कशन में फैसला किया कि इंडिया विल नॉट बी पार्ट ऑफ RCEP बिकॉज RCEP में चाइना इज अ मेंबर। So if India remains part of RCEP, this proposed free trade agreement, then technically India will have free trade agreement with China also, and which may increase export of China to India, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता है, डंपिंग फ्रॉम चाइना वो बढ़ सकता है। तो मेनली चाइनीज इंपोर्ट के सर्ज के फियर के कारण या एप्रीहेंशन के कारण भारत ने बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ नेगोशिएशन ऑफ RCEP में विड्रॉ कर लिया। अर्लियर इट वाज 16 मेंबर प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। इंडिया विड्रू, तो बाद में जब RCEP फाइनलाइज हुआ तो इट रिमेन्ड 15 मेंबर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक। लेकिन भारत ने तब से RCEP से तो विड्रॉ कर लिया हमने 2020 में, लेकिन तब से बड़ी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, कैलिब्रेटेड ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने चाइना को छोड़ करके बाकी जो RCEP के मेंबर्स हैं 14 कंट्रीज, उन सब के साथ इंडिविजुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन करना शुरू किया। जो आसियान कंट्रीज थे उनके साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से था ही, बाकी देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू किया। और हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा फाइनलाइज हुआ है, जिसको अगले साल 2026 में साइन भी कर लिया जाएगा, इसके साथ भारत की RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई है, जहां पे इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑल द RCEP कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सारे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो जो RCEP से फायदा मिलता हमें वो तो मिला ही, लेकिन RCEP से जो नुकसान हो सकता था, चाइना से आने वाला इंपोर्ट सर्च, उससे हम बच गए। सो दिस इज इंडियाज RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी। एक बात आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि एक और ट्रेड ग्रुपिंग है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA, उसमें भारत और चाइना दोनों मेंबर हैं। APTA में मेंबर्स हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, श्रीलंका, साउथ कोरिया एंड मंगोलिया। इसमें भारत और चाइना दोनों मेंबर हैं, लेकिन APTA बड़ा बेसिक तरीके का एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट है। इट इज एक्चुअली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बहुत गिने चुने आइटम्स पे ही यहाँ पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होता है।
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से हायर लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे भी हायर लेवल का होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो चाइना के साथ हमारा एक बेसिक लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट है, वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ए ट्रेड ब्लॉक जिसका नाम है एपीटीए, बट एपीटीए ओनली सपोर्ट्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मींस लिबरलाइज ट्रेड ऑन सेलेक्ट फ्यू आइटम्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में कि व्हाट इज इंडियाज आरसीईपी माइनस चाइना अप्रोच, इसके क्या फायदे हैं और क्या कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो है ही, आरसीईपी से हमने विड्रॉ कर लिया तो उससे कहीं ना कहीं भारत का इमेज जो है कि वी आर वेरी एप्रीहेंसिव इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, वो इमेज सामने आया दुनिया के देशों के सामने, तो वो सब थोड़ा सा चैलेंज भी लिख सकते हैं। तो आप इस सवाल को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन वी हैड। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएनएसवी कौंडिन्या। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए आईएनएसवी कौंडिन्या इस तरीके का एक नेवल शिप जो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। इट इज इंडिजिनसली बिल्ट, हमारे देश के अंदर का बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल स्टिच्ड, जैसे ट्रेडिशनल जब टाइम में एंशियंट टाइम में जो शिप्स हुआ करते थे वैसे बनाया गया है आईएनएस कौंडिन्या को इंडियन नेवी के लिए। और इसका जो पहला ओवरसीज जर्नी है, वोयाज है, इट स्टार्टेड फ्रॉम पोरबंदर गुजरात टू मस्कट ओमान। आईएनएस कौंडिन्या को बनाया गया है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंडियाज एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डबल एट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे इस डबल एट रिवॉल्यूशन का हिस्सा, बट मेनली इट वाज लेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ म्यांमार। बेज बरुआ कमेटी, तो सीधा सीधा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रगति पोर्टल से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे जवाब होगा वेनेजुएला। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।